हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर जॉन दयाल, जो कि जाने माने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। बहुत लंबे समय से वो पत्रकारिता कर रहे हैं अंग्रेजी अखबार में। तकरीबन 3 दहाइयों से लिख रहे हैं। एक एक बहुत बड़े ऑथर हैं। और जी 4 दहाइयों से। जी कितने सालों से सर? 5 दहाइयों से। 5 दहाइयों से। जी 5 दहाइयों से ये पत्रकारिता कर रहे हैं और भारत की जो एक मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आधुनिक इतिहास है, उसको उन्होंने बनते बिगड़ते उसको देखा है। और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे सर से यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समान आचार संहिता, और उर्दू में कहते हैं एकसा सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सर आपसे एक बिल्कुल डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो 7 जुलाई को जो एक फैसला दिया और जो ऑब्जर्वेशन दिया कि सेंटर को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, उसके बाद से सोशल मीडिया और फिर जो भी हिंदुत्व के जो प्रचार तंत्र हैं वहां पे बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ और माइनॉरिटी के खिलाफ बैशिंग शुरू हो गई है। और कहा जा रहा है ये मुल्क में अगर एक डीएनए हो सकता है तो एक कानून क्यों नहीं हो सकता? मुसलमान बच्चे पैदा करके देश की तरक्की में वो बाधा बन रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? जी सर। 5 दहाइयों से पत्रकारिता करना और 7 दहाइयों से ज़्यादा हिंदुस्तान में पैदा होकर जिंदा रहने का ये फ़ायदा है कि मैं सारी कंट्रोवर्सीज को जब से ये शुरू थी तब से देख रहा हूँ। और आपने ठीक ही कहा, 3 दहाइयों से तो मैं उनमें पार्टिसिपेट, इंटरवीन कर रहा हूँ। और इसी वास्ते मैं उन चंद शायद लोगों में हूँ जिन्होंने फॉर्मली श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कॉमन सिविल कोड की बात की थी, तो मैंने ईसाई प्रतिनिधिमंडल के साथ जब उनसे वार्तालाप की तो उनसे हमने पूछा कि आपके विचार से कॉमन सिविल कोड में क्या होना चाहिए, आपको ड्राफ्ट तो दिखाइए, कुछ अपने मन की बात तो बताइए कि आप क्या क्या लाना मांगते हैं। क्या आप सारे आदिवासियों के कल्चरल हेरिटेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी पर्सनल लॉज माने गए हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, उत्तर पूर्व हो, या झारखंड हो, या गुजरात के आदिवासी इलाके हो, या मध्य प्रदेश हो, इनके जो हैं इनको आप हटा देंगे? मणिपुर में, मेघालय में जो है वो हटा देंगे? क्या आप तमिलनाडु में, आंध्रा में, जहाँ पे मामा अपनी भांजी से शादी कर सकता है, हटा देंगे? क्या आप लद्दाख में, उत्तरांचल में, अरुणाचल में पॉलियंड्री द्रौपद सिस्टम है, उसको हटा देंगे? आप क्या क्या हिंदू कोड्स में से क्या क्या लाना मांगते हैं, और हमारी कोड में और इस्लामिक कोड में और आप क्या क्या लाना मांगते हैं, ये हमको बताइए। उस दिन की बात है, 1999 की बात है, और आज की बात है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 साल राज किया है, और उसके बाद हम बहसों में मोदी से भी बोलते रहे हैं कि आप बताइए। आज की बात है, आप देखिए 23-24 क्या तकरीबन 25 साल मान सकते हैं। 25 साल में एक हमको ड्राफ्ट नहीं दिखाई दिया है कि ये कॉमन सिविल कोड में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना क्या मांगते हैं। और मेरा ये दावा है कि कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इन्होंने ड्राफ्ट दिखाया तो उसकी सबसे बड़ी ऑपोजिशन, मुखालफत भारत का हिंदू करेगा, भारत का आदिवासी करेगा, भारत का दलित करेगा, दक्षिण भारत करेगा, मारवाड़ी भी करेगा, क्योंकि टैक्सेशन की बात आ जाएगी। क्या आप ये जो कहते हैं हिंदू यूनाइटेड फैमिली है ना, HUF, हिंदू यूनाइटेड फैमिली को टैक्स में छूट है। आप दादा, उसके 3 बेटे और 6 पोते इकट्ठे रहते हैं, 4 बहुएं हैं, जिसको आप कहते हैं स्मृति ईरानी की सास भी कभी बहू थी जैसा एक घर है। उसकी सबों की तनख्वाह जोड़कर टैक्स का होता है, और बहुत कम टैक्स लगता है। बाकी हमारे यहाँ पर हर एक का अलग 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 है। मेरा अलग है, मेरे बेटे का अलग है, मेरी बेटी का अलग है, मेरी बहू का अलग है। तो ये क्या सब ये जो आपने प्रेफरेंसेस दे रखी है हिंदू समाज को, ये आप हटा लेंगे क्या? इन्होंने इसको एक हवा बना दिया है। इस्लामोफोबिया की जंग में, इस्लामोफोबिया को अपना
हिस्सा बनाने के लिए जो डोज देते रहते हैं, जैसे नशा थोड़ा सा होता है उसके बाद और नशा करना पड़ता है, उसके ऊपर एक डोज, कभी कहते हैं लफ्जियात, कभी ये ले आते हैं, कभी बीफ ले आते हैं, जब भी देखते हैं पारा कम हो रहा है, खून में अफीम की मात्रा कम हो रही है, थोड़ा सा और लगा देते हैं। इसमें अभी तक इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया क्या लाएंगे। लेकिन जॉन दयाल साहब, मेरी पीएचडी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे ही है, तो मैं इस टॉपिक को मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ाई की है। लेकिन अगर ये खून में अफीम डालना ही अगर इनका पूरा का पूरा मकसद है, जो कि हिंदुत्व की ताकतें जो हैं, लेकिन मैं जहां तक मैंने कुछ आर्काइवल्स काम किए तो मैंने पाया कि 1955 और 60 से जो साबिका जो सेकुलर जो जमातें थी, जो सेकुलर पार्टियां थी, वो भी रह रहा के बीच बीच में इस आग में हवा देती रही हैं, और उनके पास भी कोई एजेंडा नहीं रहा है। नहीं, वो तो आप तो कह रहे सन 55 से, आप लगाइए 1858 से आप ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो रजवाड़े थे वो कई कानून लाए थे ना, एंटी कन्वर्जन लॉ रजवाड़ों में जब अंग्रेज थे यहाँ पर, उस जमाने में भी ईसाइयों के खिलाफ एंटी कन्वर्जन लॉ लाए थे, और अंग्रेजों को ये सूट करता था, उनको भाता था। हालांकि उसके 100 साल पहले अंग्रेज लोग बंगाल में जबरन फोर्स के साथ हिंदू समाज के नेताओं को लेते हुए उन्होंने शारदा एक्ट बनाया, उन्होंने सती प्रथा खत्म की, वगैरह वगैरह ना। शारदा तो बाद में आया, सती प्रथा खत्म की, हिंदू समाज की कुप्रथाएं खत्म की। मगर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो साबिका सेकुलर पार्टी जी, उनके लॉ मिनिस्टर भी बार बार कहते थे आना चाहिए, आना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू की कैबिनेट में और कांग्रेस के क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले भी लगातार एक बड़ा तबका संघीय मेंटालिटी कर रहा है। हिंदू अपर कास्ट क्रस्ट कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी तो नहीं थी, उसकी हथेलियां भी नहीं थी, बल्कि उसकी मांसपेशियों का एक अभिन्न अंग था, जिसकी वजह से जो रिफॉर्म्स आने चाहिए थे वो कांग्रेस भी नहीं ला पाई, और कई गलत कानून जैसे आ गए जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं थोपे गए। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, हिंदी को थोपने में उन्होंने कितनी कोशिश की। अगर नहीं करते, अगर राष्ट्रपति की गरिमा मान के चलते हो तो कितनी अच्छी बात होती ना। एक और चीज है, मैंने अपने रिसर्च के दौरान पाया था कि जो लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन इस पूरी बहस में ये बात छूट जाती है, इंटेलेक्चुअल लोग भी इस बात को नहीं उठाते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ पे नहीं थे उस वक्त जो भी कम्युनिटीज थी उनको अपने अपने पर्सनल लॉज के तहत उनको मतलब उनके मामले सुलझाए जाते थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने एक सेकुलर ढांचा लेके यहाँ पे आया और उन्होंने यूनिफिकेशन और सेकुलराइजेशन ऑफ कोर्ट का करना शुरू किया एक कानून का। और इंक्रीजिंगली मतलब सब कुछ, मतलब जैसे अगर जॉन दयाल साहब अगर एक ईसाई परिवार में पैदा हुए हैं और अभय कुमार एक हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, तो दोनों लोगों के मामलात एक ही मतलब सेकुलर लॉ से उनको हल किया जा रहा है। बहुत ही छोटे मामलों में, जो मैरिज है, निकाह है, शादियां हैं, डाइवोर्स है, तलाक है, आपका इनहेरिटेंस है, उसी मामले में थोड़ा सा पर्सनल लॉ को छोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ पे तस्वीर ऐसी पेश की जाती है कि जैसा मुसलमान जो है वो शरिया लॉ से यहाँ पे हिंदुस्तान में गाइड हो रहे हैं, ईसाई जो है वो बाइबल के लॉ के से गाइड हो रहे हैं, और हिंदू जो है वही बाबा साहब अम्बेडकर का कानून को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये लोगों के मन में गलतफहमी है, और क्योंकि किसी ने कभी खुलासा नहीं किया उसको, इस इश्यू को ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी वक्त इसको इनेक्ट क्यों नहीं कर दिया गया था, गाइडिंग प्रिंसिपल्स में डाला गया था, क्यों डाला गया था? क्योंकि ये वजह नहीं थी कि माइनॉरिटीज ऑब्जेक्ट कर रही थी, ये वजह थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मंशा थी वो थी कि इस इशू को, ये बड़ा ज़्यादा विध्वंसक इशू है, इसको अभी मत लाइए, कभी फुर्सत में 100 साल 200 साल बाद जब माहौल काम हो जाएगा तब इसको लाएंगे। नहीं तो उस वक्त कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, पार्टीशन हो चुका था, मुसलमान पिटा हुआ था, कुछ भी कर सकते थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान थे तो बाकी भारतीय मुसलमान थे, और उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि एसर्ट कर पाए। ईसाई भी सहमे हुए थे उस वक्त। जेरोम डिसूजा ने भी कहा था कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, सहमी हुई आवाज थी, सिर्फ वो माइनर थोड़ी बहुत चीज़ों के ऊपर ही अपनी बात ला सकते थे। मगर उसमें अगर कोई बहादुर से बोल पाया था तो एंग्लो इंडियंस बोल पाए थे, 2 सीट का रिजर्वेशन उन्होंने ले लिया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ, अगर ये चाहते तो उसी वक्त भी कॉमन सिविल कोड ला सकते थे,
और तब उनको बताना पड़ता है कि हम क्या क्या करेंगे। अभी जैसे गोवा की सिविल कोड है, गोवा की सिविल कोड को बहुत करते हैं। पहली बात तो है गोवा की सिविल कोड किस संदर्भ में आई थी। लोगों को यह मालूम नहीं है कि पुर्तगाली जब आए थे उन्होंने हिंदू राजाओं को नहीं हराया था। पुर्तगालियों ने जब गोवा पे कब्जा किया था उन्होंने हिंदू राजाओं को नहीं हराया था, उन्होंने मुसलमान सुल्तानों को हराया था, क्योंकि मुसलमान सुल्तानों ने उसके 100 साल पहले हिंदू राजाओं को हराया था। तो जब पुर्तगालियों ने राज छीना तो मुसलमानों से छीना। उनकी कॉमन सिविल कोड, उनकी मानसिकता आप कह सकते हो ऑलमोस्ट, हालांकि नहीं थी, एंटी मुस्लिम थी। और उनकी मगर उनकी कॉमन सिविल कोड में भी छूट है। हिंदू की अगर पहली बीवी से औलाद नहीं है तो दूसरी बीवी ले सकता है, ये पता है आपको। हिंदू की अगर पहली बीवी से औलाद नहीं है तो दूसरी बीवी ले सकता है, और उसका माल भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए कि 2 बीवियों को 2 कमरों में रख सके, खिला सके, उनकी सहूलियत दे सके। ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकाल दे। तो वो कॉमन सिविल कोड भी इतनी कॉमन नहीं है, और उस कॉमन सिविल कोड में भी खाने की कोई मनाही नहीं है। आप सुअर खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं, आप बकरी खा सकते हैं, आप आलू प्याज गोभी भी खा सकते हैं। तो हम फिर अटल बिहारी वाजपेयी के पास हम पहुंच रहे हैं। आपने कहा कि जब वाजपेयी जी से आपने पूछा कि आपके पास कोई ड्राफ्ट हो तो बता दीजिए, तो क्या उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली? कभी क्या पार्टी की तरफ से कभी आपको कहा गया कि ये ड्राफ्ट है, आओ जॉन दयाल हम आप पे बात करना चाहते हैं? ना वो और ना उनके 2 कानून मंत्री, एक तो थे राम जेठमलानी और उसके पहले कोई हमको अभी तक नहीं बता पाया, अभी तक। कि हम मुझसे पूछते कि आप बताइए। अभी जैसे कई कानून हैं जो कि लैप्स भी नहीं हुए हैं, आजकल प्रैक्टिस नहीं होते हैं। केरला में संबंधम था, आउटलॉ नहीं हुआ है, प्रैक्टिस नहीं होता पिछले 100 साल से कह सकते हैं आप, या 70 साल से प्रैक्टिस नहीं होता है। अयंगर अभी भी कभी कभार अपनी भांजी से शादी करते हैं, मगर बहुत ज्यादा नहीं करते क्योंकि अब बढ़ गए, सब पढ़ के अमेरिका चले गए। आंध्रा में, तमिलनाडु में दलित, ईसाई और हिंदू दलित अपनी चचेरी बहन से शादी कर लेता है, जैसे मुसलमानों ममेरी बहन से शादी कर लेता है, मौसेरी बहन से शादी कर लेता है, अपनी भांजी से शादी कर लेता है। ये उनके खानदानों में चला रहा है, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, ये प्रोग्रेसिव जो फोर्सेस हैं जिसके साथ आप और हम अपने आप को जोड़ते हैं, उन लोगों में भी एक बड़ा तबका है जिसको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो माइनॉरिटीज के अंदर से जो रिग्रेसिव जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी और वो तरक्की के रास्ते पर चले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि उनकी भी समझदारी में अब सुधार लाने की जरूरत है, या वो लोग अपनी समझदारी को बदल रहे हैं? चाहे हिंदू ब्राह्मण हो या दलित ईसाई हो या सुन्नी मुसलमान हो, उसकी जो रिग्रेसिव टेंडेंसीज है उसके धर्म से नहीं आती है, उसकी लैक ऑफ एजुकेशन से आती है, उसकी गरीबी से आती है, उसके पिछड़ेपन से आते हैं, उसके अड़ियलपन से आते हैं, जो फिर उसकी गरीबी के ऊपर जुड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं। उससे उसकी मानसिकता बढ़ती है। पढ़ा हुआ हिंदू, पढ़ा हुआ ब्राह्मण, पढ़ा हुआ दलित, पढ़ा हुआ ईसाई, पढ़ा हुआ मुसलमान, वो उसके 15 बच्चे नहीं होते हैं। मेरे पिता के 3 बेटे थे, हम 3 भाइयों में कुल मिला के 3 बच्चे हैं। और मेरे पिताजी के 5 बच्चे थे, मेरे पिताजी के 5 बच्चे, ना मैं मुसलमान हूं ना मैं ईसाई हूँ। और उसकी अगली जनरेशन में हम, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे पिता के ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन और मेरे भाइयों के ग्रैंड चिल्ड्रन कुल मिला के 3 है सिर्फ। हम तो पीछे हमारे तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्या कहेंगे। तो ये एजुकेशन से आता है और चीज़ों से आता है। इसको आप ये मत कहिए कि उस धर्म में ये जो रिग्रेसिवपन है, ये धर्म का रिग्रेसिवपन नहीं है। ना कुरान रिग्रेसिव है, ना बाइबल रिग्रेसिव है, ना वेदा रिग्रेसिव है। जो उनकी रिग्रेसिवपन है पाट्रियार्की वगैरह वगैरह, वो अलग बात है। मगर गरीब मुसलमान अड़ियल हो जाता है, गरीब ईसाई और भी अड़ियल हो जाता है, गरीब हिंदू सबसे ज्यादा अड़ियल होता है क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में है। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान का खेल जैसा ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे आता है तो वो इतना आसानी से वो कैसे खेल पाते हैं जी? ये हिंदू मुसलमान में उसको बदल देते हैं, बड़ी आसानी से बदल देते हैं, एजेंडा भी उनके पास नहीं है जी। दोनों के पॉलिटिकल अस्तित्व में, पॉपुलेशंस के नहीं, धर्मों के नहीं, संस्थाओं के अस्तित्व ही एक दूसरे के टेंशन में, एक दूसरे के क्लैश में, एक दूसरे के टकराव में है। टकराव नहीं रहेगा तो इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। ये
इनके पॉलिटिकल गेम्समैनशिप है, कन्फ्रंटेशनिस्ट, कभी कोलैबोरेट भी कर जाते हैं, कभी कन्फ्रंटेशनिस्ट भी हो जाते हैं। अगर ये इनके अपनेपन के वजह से आप चाहे हैदराबाद में ले लें या दिल्ली में ले लें या अलीगढ़ में ले लें, अगर इन आरएसएस नहीं रहेगा तो ये संस्थाएं मर जाएंगी, और ये संस्थाएं नहीं रहेंगी तो आरएसएस मर जाएगा। इन दोनों को सिमल्टेनियसली एक ही तरीके से, जैसे दो अलग गुब्बारों में हवा निकलनी चाहिए, मगर हल्के हल्के दोनों की एक ही टाइम में होनी चाहिए। एक की हो गई और दूसरी की नहीं हुई तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर वो पनप जाएगा या उसके बदले कोई और पनप जाएगा। अच्छा सर, एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो हिंदू समाज जो है, जो हिंदू कोड बिल जिसको कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि मुसलमानों के लिए ही सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। हालांकि हिंदू भी अपने मैरिज, अपना जो टैक्सेशन की जो आपने बात बताई, ज्वाइंट फैमिली वाली जो बात बताई, जो इनहेरिटेंस वाली बात है या प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी अपने धार्मिक मतलब अकीदा के मुताबिक भी उनका फैसला कोर्ट करती है। लेकिन हिंदू समाज के अंदर में जिस तरह से सिख को और बाकी जो नॉन मुस्लिम है या नॉन क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट को, जो उनको उसके अंदर में रख लिया गया है। और मैंने सर 1980 में कुछ अखबार की कटिंग्स देखी थी, वहां पे सरदार जी लोगों ने कहा था कि हमारे लिए अलग पर्सनल लॉ बनाओ। इस पे कोई बात नहीं करता। और आज बन चुका है, आज बन चुका है। सिख मैरिज टोटली डिफरेंट है, उसमें सजे सतपथी नहीं है, ये 7 फेरे नहीं है। फॉर इंस्टेंस वो गुरु ग्रंथ के साथ माथा टेकते हैं और वहां पे शादी हो जाती है, मगर कुछ चीजें हैं उनके फायदे में, शायद उसमें रहना मांगते हो। जैसे जैन समाज है, जैन समाज के एक तरीके से 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग कहता है हमको आप माइनॉरिटी स्टेटस दीजिए ताकि हम ईसाइयों की तरह अपने स्कूल चला सके और पैसा कमा सके। दूसरा कहता है हम हिंदू समाज के साथ जाएंगे, जैसे हमारे गृह मंत्री जैसे हैं। तो वो बनिए भी हैं, जैन भी हैं और हिंदू भी हैं। एक तीनों चीजें एक ही समय में हो जाती है, तो उनको एक तरीके से फायदा हो जाता है। सिख भी कई लोग कहते हैं हम हिंदुओं के साथ हैं, हमारा कल्चर एक है, एक भाई बड़ा भाई सिख बन जाता था बाकी। मगर जब, और खासकर 84 के बाद, कहते नहीं हम अलग हैं, वी आर डिफरेंट नेशन। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, नेशन की परिभाषा है, हम लोग फर्क इस्तेमाल करते हैं। लोग हम अलग हैं इस तरीके से, हम भारतवासी हैं, आपकी तरह हैं, मगर हम सिख भी हैं। ये जो आइडेंटिटीज हैं, और ये कॉमन सिविल कोड में आपको सारी आइडेंटिटीज लेके इकट्ठे चलनी पड़ेगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। इंग्लिस्तान में और अमेरिका में एक तरीके से पर्सनल लॉ क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, और कई जगह फ्रांस में और अमेरिका में लाइसेंस लेना पड़ता है शादी के लिए, जाके रजिस्ट्रार से लाइसेंस लेके फिर आप चर्च में शादी करते हैं, है ना, लाइसेंस टू मैरी। और सिर्फ मेरा ख्याल वो जुआ का जो घर है नेवाडा में, वहां पर ही सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ पे आप फौरन जाए और शादी कर ले, डिवोर्स कर ले, कोई नहीं पूछता। बाकी पूरे अमेरिका में एक प्रथा है। तो आपकी वजह, आप ही सोचते हैं क्या कि जो हिंदुस्तान में वैदिक विधि से शादी करते गया, जैसे ही अमेरिका में उसने पाव रखा, उसकी शादी टूट जाएगी क्या? उसकी संतान इलेजिटिमेट हो जाएगी क्या? नहीं, उसके पर्सनल कानून, यहूदियों के पर्सनल कानून, अफ्रीकियों के पर्सनल कानून, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में जो फर्क है, वो पर्सनल कानून माननीय है, चाहे इंग्लिस्तान हो या यूरोप हो या फ्रांस हो। वहां पे आपकी लोकल भाषा बोलनी पड़ेगी आपको कुछ हद तक, फ्रांस में खासकर। अमेरिका में नहीं, अमेरिका में आप स्पेनिश बोल सकते हैं। मगर जो स्क्रीन पे आएंगे, 2-3 सवाल और लेंगे जी। माफ कीजिएगा, एक मिनट के लिए बत्ती गुल हो गई थी। अच्छा जी। तो जी, तो आप कुछ कह रहे थे सर, आप जी। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, जो मेरा मानना है कि भारत, और अगर आप के.एस. सिंह की पीपल्स ऑफ इंडिया जो व्याख्या है भारत में कितने समाज हैं उनको देखेंगे, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही भारत में मान्य होगी। इसका ये क्रिमिनल कोड से वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अनार और अंगूर के अंदर फर्क आप एक तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर वही चीज़ मान्य हो सकती है जिसमें सबों की जो पिक्यूलियरिटीज है, उनके जो विशेष अंग हैं, उनको आप लेते हुए चले। वो अपनी जगह, अपनी आइडेंटिटी में जो उनको मान्य है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अच्छा सर, कई बार एक छोटी सी बात है, ऐसा लग सकता है आपको कि आपके खिलाफ जा रहे। जैसे मैंने कहा, ब्राह्मण की शादी तमिलनाडु की या मामा भांजी में शादी मान्य है, अगर वो हरियाणा में हो जाए तो गला काट दिया जाएगा। तो उनकी पिक्यूलियरिटीज
नॉर्थ ईस्ट की, आदिवासी की, ईसाइयों की, मुसलमानों की, ब्राह्मणों की, दलितों की, ये सारी मिला के आपको इनके ऊपर ये कुछ कानून लाना सकते हैं आप, कि जिसमें आप कहें कि ठीक है, सब ऐसे कॉमन सिविल कोड की अम्ब्रेला के अंतर्गत काम करते हैं जहां पे वो अपनी हदों से बाहर नहीं बढ़ सकते। अच्छा, MS गोलवलकर जो RSS के जो चीफ थे, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर में दिया था, ये भी मैंने अपने रिसर्च के दौरान पाया, और 1972 में उनका जो इंटरव्यू हुआ खुद उन्हीं का जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने छापा। तो कोई वो इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि कोई लेफ्टिस्ट लोगों ने उनके बयान तोड़ मड़ोड़ के ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य दोनों में छपा था जी। जी, तो ऑर्गेनाइजर में जो छपा, जो मुझे मिला, तो उसमें उन्होंने कहा कि नो, वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी, वी वांट हार्मनी। क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो हजारों हजारों साल से, कदीम जमाने से एक डिफरेंट कल्चर्स का एक गहवारा रहा है। और 1980 के बाद से जब शाहबानों का मामला आया तो उनको लग गया कि यहाँ पे एक मछली है, यहाँ पे वो तालाब में आके कुछ मछली पकड़ सकते हैं। तो ये बातें भी लोग क्यों नहीं बताते हैं उनके साथ कि ये लोग खुद उस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की इतनी तारीफ कर रहे हैं और उनको उन्होंने मेजर एजेंडा बनाया है, उसकी मुखालफत इनके गुरुजी पहले कर चुके हैं। क्योंकि शाहबानो केस में जो मुख्य गुनहगार थे जी, राजीव गांधी के एडवाइजर्स, तो कांग्रेस कह सकता था, उन्होंने नहीं कहा। अब उसका आज की तुलना में कह सकता हूँ यूआपा में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि आपने फादर स्टेन्स के साथ बहुत बुरा किया, मगर किसी ने ये नहीं लिखा कि आप यूआपा को वापस लीजिए, क्योंकि सबों के दिल में पता है कि सब गुनाहगार हैं। यहाँ पर भी यही बात आ रही है। नहीं तो यहाँ पे कह सकते हैं ना, सब लोग इकट्ठे कह सकते हैं एक बकवास है, इसको हटाओ, क्यों कड़ी कड़ी, जहाँ पर कब संविधान में गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको वहीं पे रहने दीजिए आप, अभी समय नहीं आया है। अच्छा, एक पोजीशंस और भी है, मतलब एक तो है हिंदुत्व लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए, हिंदुस्तान को नेशनलिस्ट बनाना है, अगर सबका DNA एक है तो ये कानून भी होना चाहिए। ये भी बकवास चीज है, क्योंकि वो कभी ये नहीं कहते कि सबको एक तरह के मकान मिल जाए, सबको एक तरह की शिक्षा और तालीम मिल जाए, सबको एक अच्छी सैलरी मिल जाए। वहां उनके लिए कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सिर्फ कानून उनको थोप देना है। तो ये भी एक तो ये आर्गूमेंट होगा जो बिल्कुल ही बोगस है। एक है कि जो कहते हैं कि बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दो जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक मैंने AP शाह साहब का एक मजमून मैंने पढ़ा था, उनका आर्टिकल, जो दिल्ली के फॉर्मर जो जस्टिस हैं जी, तो उन लोगों का एक पोजीशन है जी, तो AP शाह साहब बड़े प्रोग्रेसिव आदमी, तो उन्होंने एक बार एक मजमून में लिखा था कि प्रोग्रेसिव एलिमेंट सारे मजहब से लेके उसके बुनियाद पे हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनानी चाहिए। तो क्या लगता है कि वो भी उसी जाल में फंस गए हैं, या उनके पास कुछ है, कुछ विजन है उनके पास? नहीं, वो जो कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं, इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। हम कह रहे हैं द ओनली लॉ दैट यू कैन ब्रिंग इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में आप ये कह सकते हो कि आप बीवी को अगर तलाक दोगे तो आपको उसको मुआवजा देना ही पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हो कि आप पता लगाओ कि आपकी ये शादी आपके कानून के अंतर्गत मान्य है। लेकिन सर लेकिन आपको ये डर नहीं है कि अम्ब्रेला बनाने वाला जो व्यक्ति, जो इंसान होगा, उसके अपने पॉलिटिकल मफाद होंगे और कहीं ना कहीं वो उसमें डंडी मार लेगा और इसका खामियाजा जो वो माइनॉरिटीज को भुगतना पड़ेगा? ये कोई इशू ही नहीं है क्या? आपको मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं आपको, देखिए, जहां पर भी बात आती है अम्ब्रेला की, हमने कॉन्स्टिट्यूशन माना कि नहीं माना, मगर उसके अंदर स्टैट्यूट से ट्राइबल्स को, पंचायत को, फॉरेस्ट के ऊपर, जमीन के ऊपर वगैरह अधिकार है, माने नहीं जाने, वो बहुत फर्क है। आर्टिकल 14 से लेके 30 तक माइनॉरिटीज के ऊपर है, कबूल है हमको, दलित्स के लिए है, तो अम्ब्रेला तो है। और उसके अंदर मानना ना मानना वो तो सरकार के ऊपर बात है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं वगैरह वगैरह। मगर हम तो ये, तभी तो हम कह रहे हैं कि आपको आप डिफाइन तो कीजिए कि आप जब कहते हैं कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका आपको आप एकदम उसकी व्याख्या करके बताइए आपकी मंशा क्या है। और ये DNA की जो बात है ना, DNA वाला फॉर्मूला, उससे बेवकूफ फॉर्मूला तो हो नहीं सकता है। नॉर्थ ईस्ट का DNA, आदिवासी का DNA, साउथ इंडिया का DNA, नॉर्थ इंडिया का DNA, जाट गुजर का DNA कहाँ से आया है, उसके ऊपर पंजाब और कश्मीर का DNA ये कहाँ से आया है, ये तो पता लग रहा है ना अभी तो अगर आपकी बात को मैं समराइज करूं सर, आपकी बात को, जीनोम प्रोजेक्ट बता रहा है।
जी, तो आपकी बात को मैं समराइज करूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है और देश की तरक्की करना चाहती है, तो सबसे पहले उसे एक ड्राफ्ट लाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वो क्या उनके पास मंसूबे हैं, और फिर उसके बाद जो भी सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, जो भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मिल बैठ के बात करें और उसमें से जो भी मोस्ट पॉसिबल प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके उसके ऊपर कोई सहमति बना ली जाए। एम आई राइट? तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं उससे भी एक ही सेंटेंस में, उससे भी कम शब्दों में इसकी व्याख्या करता हूँ। सरकार को चाहिए, और जो आजकल रूलिंग पार्टी है उसको चाहिए कि वो व्याख्या करे कॉमन सिविल कोड से उसकी क्या मंशा है, कैसे डिफाइन करती है, कैसे देखती है इसको, बस। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये एक जमाने से 80 से हमने देखा है कि राम टेम्पल का इशू है, आर्टिकल 370 है, और आपका ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो बीजेपी का एक पेट एजेंडा है। तो दो तो उन्होंने ऑलमोस्ट वो कामयाब हो गए, उसमें उनको मुश्किलात झेलने को मिल रहे हैं, वो तो सही है। उन्होंने टेम्पल का ये शिलान्यास भी करा दिया, वहां पे 370 भी वहां से खत्म कर दिया। ये दूसरी बात है कि वहां प्रॉब्लम और भी बढ़ गए हैं। तो आपको लगता है कि इस बार ये सरकार इतनी बड़ी मेजोरिटी से आई है, शायद वाजपेयी इतनी मतलब रिलेटिवली इतनी कमजोर सरकार नहीं, तो शायद इसको भी पास करा लें और इसमें भी एक जो हिंदुत्व का जो एलिमेंट है इसको भी उसी चाशनी में इसको डाल दें। जी, मैं कह रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अखबारों में हल्ला, शायद मुसलमान और इक्के दुक्के मेरे जैसे ईसाई उस पर आवाज उठा रहे हो, मगर जिस दिन ये व्याख्या लाएंगे या इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, उसकी बगावत, जिसको आप हिंदू समाज कहते हैं, उसी के अंगों से आएंगी, उसी के अंगों। अच्छा जी, एक आखिरी आप एक अपना पैगाम दे दीजिए, जो भी सेकुलर जहन के लोग हैं, जो भी सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, जो रिलीजियस टॉलरेंस में बिलीव करते हैं, जो समझते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका ये भारत है, उन लोगों को जो प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, तो वो खासकर जो माइनॉरिटी है वो इस मतलब मुश्किल घड़ी में कैसे मुकाबला करे? आपके जो तजर्बात है उसकी बुनियाद पे आप बताइए कि ये आपको बार बार कहा जाएगा अरे मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं तो क्रिश्चियन ये कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, तो कैसे इसका मुकाबला करें? नहीं, पहली बात तो इस इस्लामोफोबिया के ज़माने में, या कोई भी ऐसी जहाँ पे माइनॉरिटी किसी भी, चाहे सामाजिक माइनॉरिटी हो, आर्थिक माइनॉरिटी हो, या धार्मिक माइनॉरिटी हो, उसके ऊपर जब इस तरह के काटा करता है तो मुख्य चिंतन तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को करना पड़ेगा कि ये जो आप जो आज जॉन दयाल पे थोप रहे हैं, या किसी मुसलमान पे या किसी सरदार पे थोप रहे हैं, कल यही कैंची, यही चाकू आपके ऊपर उठेगा, क्योंकि उनको तो आप एक इशू पे पकड़ सकते हैं, बाकी इश्यूज आपके हैं, आपके इश्यूज के ऊपर ही आएगा। मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा कि हिंदू समाज के अंदर जो विभिन्नताएं हैं और जिसकी वजह से वो इतना पनप रहा है, जिसकी वजह से वो 3000 साल से इन्वेशन झेल चुका है, बाकी झेल चुका है, इस वास्ते नहीं कि वो यूनिफॉर्म था, इस वास्ते कि उसमें इतनी विभिन्नताएं थी, उस वजह से उसकी शक्ति उसमें आती है। मेरा ख्याल है दलित समाज, आदिवासी समाज, दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट, जो रीजनल इश्यूज है भारत फेडरल समाज के, उनकी अपनी ताकत इतनी है कि वो ऐसा कोई कानून थोपने नहीं देंगे जिससे उनका भी बुरा होगा और मुसलमानों और ईसाइयों को तो होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई और इस मुश्किल घड़ी में आपने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। बहुत जल्दी किसी और टॉपिक पे फिर आपसे हम आपकी राय लेंगे और आपसे सीखेंगे सर। थैंक यू सर। वो पीछे करंट टूट गया, उसके लिए माफी। उसको जी जी, थैंक यू।